नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीतिक गर्मी अभी शांत नहीं हुई है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है, उसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, नतीजा आएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति गर्माने लगी है। महाराष्ट्र में वैसे तो विधानसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन दिसंबर जनवरी में वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और उनमें भी महत्वपूर्ण है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, मनपा का चुनाव। बीएमसी का चुनाव मुंबई की या कहें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उसका महत्व है। महत्व इसलिए है कि महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय, उनमें से एक शिवसेना, जो कभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, कुछ समय तक उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना रही। अब वो शिवसेना उनकी नहीं रही, अब एकनाथ शिंदे की है। अब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका नाम है शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे, यानी यूबीटी है। संक्षेप में उसको यूबीटी कहा जाता है, शिवसेना यूबीटी। उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की ये जो पार्टी है उद्धव ठाकरे के पास, इसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में है। और जब आदमी संकट में होता है, जब उसे लगता है कि बचना मुश्किल है, तब वो उल जलूल हरकतें करने लगता है। उद्धव ठाकरे का यही हाल हो गया है। जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब तक उद्धव ठाकरे को एक शांतिप्रिय और एक जो है अलग तरह का नेता, अलग तरह के व्यक्तित्व का धनी माना जाता था कि शालीन है, भाषा में जो है वो मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब से पार्टी गई है, यानी एकनाथ शिंदे लेकर चले गए, पार्टी का नाम, सिंबल, झंडा सब ले गए, तब से बौखलाए हुए हैं और वो एकनाथ शिंदे से मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। तो इसकी खींच वो किस पर निकालते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। मंगलवार को एक घटना हुई। घटना क्या हुई? एक कार्यक्रम था मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का शिलान्यास का कार्यक्रम था। शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया उससे उद्धव ठाकरे का जो पुराना घाव है वो हरा हो गया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में अब भाजपा को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। भाजपा अपने आप शक्तिशाली हो चुकी है। और याद रखिए, वो विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगला चुनाव 2029 में होना है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद वहाँ विधानसभा चुनाव होता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनानी है। तो उन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं कही। अब उसको दो तरह से देखा जा रहा है, एक उद्धव ठाकरे के संदर्भ में और दूसरा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के संदर्भ में। तो अमित शाह जो बात बोलते हैं उसका अर्थ जो है बड़ा गहरा होता है। उसको आप जो है हल्के तौर पर उसकी परिभाषा करना चाहें या उसका निष्कर्ष निकालना चाहें तो वो मुश्किल होता है। आप गलत नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले उद्धव ठाकरे की बात। उद्धव ठाकरे को जाहिर है कि ये बात पसंद नहीं आई और उनको बीजेपी बहुत लंबे समय से पसंद नहीं आ रही है, 2014 से ही। हालांकि ये अलग बात है कि बाला साहब के रहते ही शिवसेना कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से बड़ी पार्टी बन गई थी। उसके अलावा 2004 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें सरकार चली गई, वो सरकार फिर लौट कर आ सकती थी अगर शिवसेना ने अंदर खाने भीतर घात न किया होता। और उसके बाद 2019 में वही काम किया उद्धव ठाकरे ने। वो शरद पवार से मिल गए और भाजपा के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की। भाजपा को उसका नुकसान हुआ, ये बात सही है। सीटें कम लड़े थे तो कम आई भी। 2014 में 122 सीटें आई थी, 250 से ज़्यादा, लगभग 260 सीटों पर लड़े थे तो 122 जीते थे। इस बार जो है 150 सीटों पर लड़े और 105 सीटें जीते। जब नतीजा आया उसके बाद शरद पवार ने पासा फेंका उद्धव ठाकरे पर और उद्धव ठाकरे उसमें फंस गए उस जाल में। तो शरद पवार नाम के शिकारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का शिकार कर लिया। उससे पहले 2014 में ही अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को उनकी हैसियत बता दी थी, राजनीतिक हैसियत।
अलायंस के लिए तैयार नहीं हुए, सीटों पर बात नहीं बनी तो दोनों पार्टियां अलग लड़ी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में, और शिवसेना छोटी पार्टी हो गई। अब शिवसेना इससे पहले तक बड़े भाई की भूमिका में थी, अब छोटे भाई की भूमिका में हो गई। तो 2014 से 2019 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार में तो शामिल रही, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उस समय 2014 में अध्यक्ष थे अमित शाह पार्टी के, उन सबको और भाजपा के नेताओं को वो लगातार उनका विरोध करते रहे, गाली देते रहे। सरकार में भी रहे, गाली देते रहे, भाजपा चुपचाप बर्दाश्त करती रही पुराने संबंधों के कारण। तो उद्धव ठाकरे को गलतफहमी हो गई कि भाजपा उनसे डरने लगी है। तो शरद पवार ने जब चारा फेंका तो उन्होंने गप से निकल लिया और उनको लगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, बीजेपी तो बनाएगी नहीं। तो उन्होंने पहले तो झूठ बोला कि अमित शाह ने वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, फिर चले गए कांग्रेस और शरद पवार के साथ, मुख्यमंत्री बन गए, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पार्टी चली गई, सरकार चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, बाला साहब के कारण जो पार्टी ने नाम कमाया था वो चला गया। अब ले देकर जो बचा है, और इस विधानसभा चुनाव में तो और बुरी दुर्गत हो गई। लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आगे नहीं बढ़ पाए। तो शिवसेना पर जो कब्जा हुआ एकनाथ शिंदे का, उस पर जनता की मुहर लग गई। अब ये कैसे बर्दाश्त करें उद्धव ठाकरे? तो तब से उनकी बेचैनी लगातार उनके बयानों में, सामना में, उनके लेखों में उससे निकलती है। और उनका एक जो भोंपू है संजय राउत, वो अनाप शनाप बोलने के लिए जाना जाता है, उसमें एक्सपर्ट है, वो बोलता रहता है, उसकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। जेल भी काट चुका है तो उसका भी दर्द अलग है उसको। लेकिन जो मंगलवार की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक और बात हुई। मुंबई के जू में एनाकोंडा आ रहा है, उसको लाया जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि इसके जरिए अमित शाह पर निशाना साधा जा सकता है। अमित शाह को एनाकोंडा की संज्ञा दी और ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी खा गए, ये कहा कि ये मुंबई को खाना चाहते हैं। अब ये असली दर्द है उद्धव ठाकरे का। मुंबई पर एक छत्र राज्य था बाला साहब ठाकरे का। लगभग 2.5 दशक से शिवसेना का मनपा पर राज है। पहली बार वो खतरे में नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना में 2 या 3 सीटों का अंतर रह गया था, 2-3 सीटों से शिवसेना आगे थी। अब इस बार चूंकि पार्टी का विभाजन हो चुका है और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसका भी प्रभाव मुंबई में और ठाणे में खास तौर से, उसके अलावा जो है कोंकण एरिया में भी है, वो सबसे बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। और एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया उनको जब वो शिवसेना तोड़कर आए, और अमित शाह के कहने पर वो उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हो गए, भाजपा से अलग नहीं हुए। ये सारा दर्द है उद्धव ठाकरे को। लेकिन एक और दर्द है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो पेंगुइन ले आए थे, बड़े धूमधाम से बड़ी चर्चा हुई उसकी। लेकिन राजनीति में जो तरीका है, जो चलन है, उसमें नारायण राणे के बेटे जो नीतीश राणे हैं और उनके साथ बीजेपी के और दूसरे नेताओं ने, लेकिन खास तौर से नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का उपनाम रख दिया पेंगुइन। इतना नाराज हुए उद्धव ठाकरे कि उस समय उनकी सरकार थी तो जो है FIR करवा दी। तब से पेंगुइन शब्द का नाम लेने पर उद्धव ठाकरे चिढ़ते, उनको लगता है आदित्य ठाकरे पर हमला हो रहा है। तो उस हमले का जवाब देने के लिए उनको लगा कि ये मौका है, इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, पुराना दर्द जो है वो समय समय पर उभरता है, और उभरता है तो बड़ा दर्द देता है, बड़ी तकलीफ देता है। तो वो दर्द जो है उद्धव ठाकरे का जा नहीं रहा है। तो उनको लगा कि जवाब देने का, जवाबी हमला करने का ये मौका है। तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कह दिया। लेकिन उससे अमित शाह पर या फिर भाजपा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये है कि BMC के चुनाव के बाद शिवसेना का राजनीतिक अस्तित्व कितना बचेगा। एक बार BMC से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए अपनी राजनीति चलाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। केंद्र में सत्ता में नहीं रह गए, राज्य में सत्ता में नहीं है,
अगर बीएमसी की भी सत्ता चली गई, और बीएमसी जो है वो शिवसेना का दशकों से ब्रेड एंड बटर रहा है, उनका जो मूल है या जो उनका जो फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है वो है बीएमसी। बीएमसी से बाहर होने का मतलब आर्थिक गर्भनाल जो है उसका कट जाना, और राजनीतिक गर्भनाल तो पहले ही कट गई है। अगर ये आर्थिक गर्भनाल भी कट गई तो उद्धव ठाकरे कैसे सरवाइव करेंगे? अब उनको न कांग्रेस पूछ रही है न शरद पवार पूछ रहे हैं। शरद पवार को इस्तेमाल करना था उद्धव ठाकरे का, उन्होंने कर लिया। उनको बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन तोड़ना था, वो तोड़वा दिया उन्होंने, और स्थायी रूप से उद्धव ठाकरे को भाजपा से अलग कर दिया। उद्धव ठाकरे को ये समझ में नहीं आया कि वो खुली आंख से कुएं में कूद रहे हैं, वो कूद गए। शरद पवार की उंगली पकड़कर वो कुएं में कूद गए। शरद पवार बाहर खड़े रहे और उद्धव ठाकरे कुएं के अंदर। तो अब वो कुएं के मेढक बन गए हैं। उनकी सोच उससे ज़्यादा हो ही नहीं पा रही है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का रुतबा केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बढ़ रहा है। उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि, उनकी प्रतिष्ठा किस तरह से बढ़ रही है। उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ इस समय दिखाई दे रहा है अपना कुआं, यानी बीएमसी का चुनाव। और बीएमसी के चुनाव में देखिए, एनसीपी शरद पवार का उसमें जो है कोई लेना देना नहीं है, कोई वहाँ जनाधार नहीं है, और न ही कांग्रेस का जनाधार बचा है। उसका कांग्रेस का जनाधार जो है वो बीजेपी खा चुकी है। तो वो अकेले हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है मुंबई में, और उसके साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार है, उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, खासतौर से बीएमसी के चुनाव में। दूसरे शहरों में जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में ज़रूर हो सकती है, खासतौर से पुणे और उसके आसपास के जो ज़िले हैं। लेकिन बीएमसी में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये तीनों साथ हैं। ये इतनी बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए कि उनके लिए इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचा है। उनको लगता है कि गाली दो, गाली दो, गाली दो, और ज़्यादा गाली दो। उनको लगता है कि इससे हमारा जो कार्यकर्ता है वो खुश हो जाएगा, हमारा जो वोटर है वो खुश हो जाएगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक समय के बाद अमृत भी अपना असर छोड़ देता है। तो ये तो विष है आप जिसका वमन कर रहे हैं। तो इस विष वमन से उद्धव ठाकरे का कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो उनका जो बचा खुचा कद है, अगर है, तो उसको भी गिरा रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह ने बात कही, अमित शाह ने कहा इस कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में, भाजपा को अब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, अकेले ताकतवर हो चुकी है। तो एक तो उद्धव ठाकरे को संदेश दे दिया कि अब कभी लौटकर आने के बारे में सोचना भी मत, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। शिवसेना नाम की उद्धव ठाकरे की जो बैसाखी थी उसको बीजेपी ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। तो अब जाहिर है कि चूंकि गठबंधन की सरकार है तो इसलिए सवाल जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर भी उठना था। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बीजेपी को अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनानी है। इस समय उसकी विधानसभा में 132 सीटें हैं, उसको 145 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। सिर्फ 13 सीटों की कमी है जिसका इंतज़ाम वो आसानी से कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जब तक उद्धव ठाकरे की राजनीति को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक एकनाथ शिंदे की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए सहायक है, भाजपा के लिए रुकावट नहीं है। तो एकनाथ शिंदे से कोई जल्दबाजी नहीं है संबंध तोड़ने की, और भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी ऐसा लग भी नहीं रहा है। लेकिन देर सवेर मेरा मानना है कि अजीत पवार से ज़रूर भाजपा छुटकारा पाना चाहेगी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन उन दोनों के लिए भी संदेश है कि गठबंधन की सरकार है, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहो कि हम तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, तुम हमारी बैसाखी नहीं हो। हमने आपको साथ लिया है क्योंकि हम साथ निभाना जानते हैं, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, हम संबंध निभाना जानते हैं। आप संकट के समय हमारे साथ आए थे, इसलिए हम आपका साथ देते रहेंगे।
आपको साथ लेकर चलते रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भाजपा को नुकसान पहुंचाएं और भाजपा को नुकसान पहुंचाकर अपनी पार्टी को बढ़ाएं, तो वहीं से संबंध खत्म हो जाएगा। बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, बैसाखी घर में रखी है, ठीक है, लेकिन जिस दिन बैसाखी जो है चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उस दिन बैसाखी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब राजनीति, बिहार विधानसभा का चुनाव का नतीजा बस आने दीजिए, उसकी देर है, 14 नवंबर की देर है। उसके बाद आपको ज़्यादा खबरें महाराष्ट्र, बंगाल, केरल और तमिलनाडु से सुनने को मिलेंगी। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने SIR की घोषणा कर दी है 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर। सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं ये 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु में MK स्टालिन दोनों तरह के संकेत दे रहे हैं कि वो SIR के साथ भी जा सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन पिनराई विजयन जो है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा में प्रस्ताव करके जो है SIR नहीं लागू होने देंगे। और ममता बनर्जी तो बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई हैं। मालूम है उनको कि SIR अगर हो गया जिस तरह से बिहार में हुआ, तो उनका जो कोर वोट है, जो चोरी का वोट है, असली चोरी का, घुसपैठियों का, वो चला जाएगा। तो इसलिए आप इन तीनों राज्यों से ज़्यादा, मुझे लगता है उससे पहले ज़्यादा खबरें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से आने वाली हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव होना है मार्च-अप्रैल 2026 में। BMC का चुनाव दिसंबर-जनवरी में, 2025 दिसंबर से 2026 जनवरी तक होना है। और उद्धव ठाकरे की राजनीति कुछ बची रहेगी, उसके अवशेष बचे रहेंगे या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये BMC का चुनाव तय कर देगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है अब। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।